तो आज हम एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं मशहूर किताब पर बात करने वाले हैं, अर-रहीक अल-मख्तूम। जी हाँ, द सील नेक्टर। ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी है। और इसे लिखा है शेख सफीउर रहमान अल मुबारकपुरी ने। बिल्कुल। और खास बात यह है कि 1979 में मुस्लिम वर्ल्ड लीग का जो सीरत कंपटीशन हुआ था ना, हाँ, सुना है उसके बारे में। उसमें इसे पहला प्राइज मिला था ग्लोबल लेवल पर। अच्छा। तो ये तो मतलब इसकी अहमियत और भरोसे को साफ दिखाता है। जाहिर है ये इसकी ऑथेंटिसिटी को पुख्ता करता है। तो चलिए फिर जरा गहराई से देखते हैं इस किताब में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास, इतना जाना माना बनाता है। बिल्कुल, देखते हैं। पहली नजर में देखें तो किताब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को मतलब शुरू से आखिर तक, जन्म से वफात तक एक टाइमलाइन में बताती है। हाँ बिल्कुल, क्रोनोलॉजिकल है। मक्का का दौर, फिर मदीना का दौर, सारी जरूरी घटनाएं। लेखक ने इसमें पुराने जो क्लासिकल सोर्स हैं जैसे इब्न हिशाम, अल तबरी, उनका इस्तेमाल किया है। जी हाँ, बेस वही है, लेकिन स्टाइल जो है वो आज के हिसाब से सीधी साफ भाषा में। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। मतलब मुश्किल नहीं है समझना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर घटना का बैकग्राउंड, फिर उसकी पूरी डिटेल, और उसके बाद उससे क्या सबक मिलता है वो भी बताया है। और देखिए, ये सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं है। वो पढ़ते हुए ना कई गहरे थीम सामने आते हैं। जैसे मक्का में जो शुरुआती मुश्किलें थीं, उसमें कैसा सब्र दिखाया गया, इरादा कितना मजबूत था। हाँ, वो तो था ही। फिर मक्का जब फतह हुआ तो दुश्मनों को माफ कर देना उस वक्त के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी, रहमदिली। बिल्कुल। और लीडरशिप की भी बात होगी जरूर, स्ट्रैटेजी वगैरह। अरे हाँ, वो तो बहुत है। बद्र की लड़ाई, उहुद, खंदक और हुदैबिया की सुलह, ये सब बेहतरीन मिसालें हैं रणनीतिक सोच की। हुदैबिया की संधि, हाँ, वो तो वाकई एक अलग ही मामला था। बिल्कुल। और किताब दिखाती है कैसे इंसाफ और अच्छे अखलाक पर एक समाज बनाने की कोशिश की गई। सही कहा। कुछ हिस्से तो ऐसे हैं जो सच में बहुत असर डालते हैं। जैसे आपने हुदैबिया संधि का जिक्र किया जी। शुरू में देखने पर तो लगा था कि ये तो हार जैसी है, शर्तें मुसलमानों के हक में नहीं थीं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर तो ऐसे ही लग रहा था। पर किताब समझाती है कि कैसे वही संधि आगे चलकर एक बहुत बड़ी मतलब स्ट्रेटेजिक जीत बन गई। हाँ, ये दूर की सोच थी, लॉन्ग टर्म विजन। ये अपने आप में लीडरशिप का एक बड़ा सबक है कि कभी-कभी आपको तत्कालिक नुकसान उठाना पड़ता है बड़ी जीत के लिए। आपने बिल्कुल सही नुक्ता पकड़ा। हुदैबिया संधि इसी रणनीतिक सब्र का उदाहरण है। और ताइफ वाला वाकया भी। हाँ, ताइफ की घटना, जहां इतनी तकलीफ और विरोध झेलने के बाद भी गुस्सा नहीं, बदला नहीं, बल्कि सब्र और दुआ। और फिर मक्का की फतह, ताकत हाथ में थी, चाहते तो बदला ले सकते थे। हाँ, आसानी से। लेकिन आम माफी। ये सब बातें ना सिर्फ इतिहास नहीं है, ये उसूल हैं, सिद्धांत हैं। तो अगर पूछें कि खिताब की सबसे बड़ी खूबी या ताकत क्या है, क्या वो इसकी ऑथेंटिसिटी है क्योंकि ये पुराने स्रोतों पर आधारित है, या फिर इसकी सरल भाषा? मेरे ख्याल में दोनों ही इसकी बड़ी ताकत है। देखिए, क्लासिकल सोर्सेज पर आधारित होने से ये भरोसेमंद तो है ही जी। और भाषा इतनी सरल रखी गई है कि कोई भी, खासकर जो पहली बार सीरत पढ़ रहा है, वो आसानी से समझ सकता है। और ये किताब ना आध्यात्मिकता, लीडरशिप, सियासत और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निजी जिंदगी है, उसमें एक अच्छा बैलेंस बनाती है। ये अच्छी बात है, लेकिन क्या इसमें कोई कमी भी है? मतलब कोई ऐसी चीज जिसका ध्यान रखना चाहिए? हाँ, देखिए, हर किताब का अपना फोकस होता है। जो लोग बहुत ज्यादा एकेडमिक गहराई या अलग अलग व्याख्याओं की तलाश में हैं, उन्हें शायद ये थोड़ी सरल लगे। अच्छा, मतलब ये कुछ मुश्किल बहसों को आसान बना देती है? हाँ, कुछ हद तक। ये जटिल एकेडमिक डिबेट्स में ज्यादा नहीं जाती, और इसकी शैली थोड़ी फॉर्मल, औपचारिक है। जैसे मार्टिन लिंग्स की किताब है ना, वो ज्यादा साहित्यिक है। समझी। और आपने अकादमिक बहसों को सरल बनाने की बात कही, क्या इससे कोई खास बारीकियां, कोई नुक्ते छूट जाते हैं? हो सकता है। कुछ घटनाओं की ना कई अलग अलग तारीखी व्याख्याएं होती हैं। किताब शायद उन सब में विस्तार से ना जाए। एक बात और कभी कभी कही जाती है कि कुछ व्याख्याएं थोड़ी सल्फी नजरिए से प्रभावित हो सकती हैं। सल्फी नजरिया मतलब? हाँ, वो इस्लाम की एक विचारधारा है जो शुरुआती इस्लामी दौर के तौर तरीकों पर ज्यादा जोर देती है। बिल्कुल। लेकिन मैं कहूंगा कि आमतौर पर इसे काफी संतुलित माना जाता है। ये किसी एक सोच का प्रचार नहीं करती। ठीक है, तो फिर ये किताब असल में किन लोगों के लिए सबसे अच्छी रहेगी? देखिए, ये उन लोगों के लिए तो बेहतरीन है जो पैगंबर रसूल की जिंदगी को समझना शुरू कर रहे हैं। बिगनर्स के लिए। हाँ, बिल्कुल। इस्लामी स्टडीज के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी स्टार्टिंग पॉइंट है।
जो लोग लीडरशिप या स्ट्रैटेजी में दिलचस्पी रखते हैं। हाँ, उनके लिए भी इसमें काफी कुछ है। बिल्कुल। और आम पाठक जो बस प्रेरणा लेना चाहते हैं या रूहानी तौर पर कुछ सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। और मान लीजिए कोई कुछ अलग अंदाज चाहता हो या और ज्यादा गहराई, तो क्या ऑप्शंस हैं? हाँ, और भी अच्छी किताबें हैं। अगर किसी को ज्यादा साहित्यिक अंदाज पसंद है तो मार्टिन लिंक्स की किताब है मोहम्मद, हिज लाइफ बेस्ड ऑन द अर्लीस्ट सोर्सेज। अच्छा। जिनको और ज्यादा डिटेल और क्लासिकल गहराई चाहिए, वो इब्न कसीर की अल बिदाया वल निहाया का सीरत वाला हिस्सा देख सकते हैं। और उर्दू में? उर्दू में तो शिबली नोमानी और सुलेमान नदवी साहब की सीरत उन नबी है। वो रिसर्च और अदब दोनों का संगम मानी जाती है। बहुत आला दर्जे की किताब है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अर रहीक अल मख्तूम आज के समय में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पर सबसे भरोसेमंद और आसानी से समझ आने वाली किताबों में से एक है। जी बिल्कुल, इसीलिए इसे इतनी अच्छी रेटिंग्स भी मिलती हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, ये लीडरशिप, रहमदिली, सब्र और हिकमत यानी समझदारी का एक तरह से मैनुअल है। और इसकी बातें आज भी उतनी ही मौजू हैं। सही कहा। और इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जी पूछिए। ये जो रणनीतिक सब्र और रहमदिली के सिद्धांत किताब में बताए गए हैं, जैसे हुदैबिया में या मक्का की जीत के वक्त दिखे, आज के जमाने की जो मुश्किल लीडरशिप चुनौतियां हैं, उनमें इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? ये वाकई एक अहम सवाल है सोच लेने के लिए।